नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले गाजा विध्वंस के ऐसे 10 वीडियो जो हमास पर इजराइल के सबसे बड़े कहर की कहानी कह रहे हैं। 24 घंटे में 250 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और 10 दिन में गाजा में 4000 लोगों की मौत। सबसे पहले इस खबर की विस्फोटक वीडियो गाइड आपके सामने खोलेंगे। आज आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे हमास के कमांडर्स के सिर पर इजराइल की आर्मी मौत बनकर मंडरा रही है। अब तक 6 कमांडर मारे जा चुके हैं और इसमें हमले का मास्टरमाइंड मतेज ईद भी शामिल है। लेकिन इजराइल की हिट लिस्ट में कौन कौन है, यह भी आज देखिएगा। फिर बाइडेन की बात, जो जंग से पहले हम साथ साथ हैं के फॉर्मूले पर चलते हैं, लेकिन जंग शुरू होने के बाद हम आपके हैं कौन वाले प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये कि क्या बाइडेन ने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया वही नेतन्याहू के साथ भी कर रहे हैं। इस पर भी सत्ता की कुंजी हमने आपके लिए तैयार की है। आज छत्तीसगढ़ से बड़ी चुनावी खबर आई। गृहमंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव पहुंचे, रमन सिंह के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने भूपेश बघेल पर जुबानी तीर चलाए और कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दरबार का एटीएम बना दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते 5 दिन की गर्भवती विवाहित महिला की गर्भपात कराने की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा गर्भपात की 24 हफ्तों की समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए अबॉर्शन की इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद माता पिता चाहें तो बच्चा एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों में इनकम टैक्स की रेड में 94 करोड़ का कैश बरामद किया गया। यह छापा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ दिल्ली के कुल 55 ठिकानों पर मारा गया। इस दौरान 8 करोड़ की ज्वेलरी और 30 लग्जरी घड़ियां भी जब्त की गई। आज इटारी के आदमखोर कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर की फांसी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी और उसे सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया। गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने पहले पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भी सत्ता में हमने एक कुंजी तैयार की आपके लिए जो सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन सबसे पहले गाजा पर इजराइल के कहर की एक धमाकेदार रील आपको दिखाते हैं। לא יהיה מצב שיהרגו אזרחים, ילדים ונשים ישראלים, יחטפו אותם ואנחנו נשב בשקט. No one should do anything that widens this conflict in any way or that furthers aggression against Israel from any other direction. It would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. We did. स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ हम अंदर गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी के अंदर का इलाका है और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत ये रिस्क लेते हुए इन इलाकों के अंदर जा रहे हैं। टीवी 9 के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो लगा इसी तरीके से जाकर गाजा पट्टी पर स्ट्राइक करके फिर वो वापस आते हैं और फिर इसी तरह से यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं। तो सत्ता में अब सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जहां इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पिछले 72 घंटों से इस पर सस्पेंस भी बना हुआ है। इस बीच आयरन बीम के आने की चर्चा है जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें दुश्मन के हथियारों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता है। इजराइल के इस हथियार का नाम सुनते ही हमास के रॉकेट मार लड़ाके हैरान परेशान हैं। इस हथियार को आप नेतन्याहू का लेजर योद्धा भी कह सकते हैं। ट्रायल के बीच आयरन बीम को युद्ध क्षेत्र में अचानक बुलाया गया है। इसमें गोलियां, गोले या रॉकेट नहीं होते हैं, फिर भी दुश्मन मिसाइल को मार गिराने की शक्ति इसमें कूट कूट कर भरी हुई है।
कैसे ये ऑपरेशन को अंजाम देता है, जरा इस तकनीक को बिल्कुल सरल अंदाज में युद्ध की भाषा में अब समझ लीजिए। जैसा कि हमने बताया, इसमें गोलियां नहीं होती, मतलब इजराइल की तरफ से गोली नहीं चलेगी और आयरन बीम हमास के रॉकेट को हवा में ही खत्म कर देगा, वो भी बिना कोई देरी किए। इजराइल के टैंक गोले नहीं बरसाएंगे, फिर भी हमास के ड्रोन इजराइल के सीमा क्षेत्र में आते ही खाक हो जाएंगे, वो भी हवा में। युद्ध क्षेत्र में यह काम नेतन्याहू का लेजर योद्धा यानी आयरन बीम करेगा। इसी तरह तोप से गोले निकलेंगे भी नहीं और आयरन बीम हमास की मिसाइल को आसमान में ही खत्म कर देगा। इससे पहले ही मिसाइल टारगेट पर गिरेगी, आयरन डोम से निकलने वाले लेजर मिसाइल अटैक को नाकाम कर देगी। इसे और आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां आयरन बीम तैनात होगा, वहां इजराइल की सेना को फायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक वीर सिपाही की तरह आयरन बीम न सिर्फ करारा जवाब देगा, बल्कि हमास के मोर्टार और गोले बारूद को कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिला देगा। आपके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा होगा कि हमने इजराइल के आयरन डोम वाली ताकत के बारे में सुना था, लेकिन युद्ध के 10 दिन बाद आयरन बीम को लेकर चर्चाएं क्यों शुरू हो गई? यह कैसे काम करता है? आपको बता दें, आयरन बीम दुनिया का पहला एनर्जी वेपन सिस्टम है। यह 4 से 5 सेकंड में टारगेट को तबाह करने की शक्ति रखता है। आयरन बीम 1000 किलोवाट क्लास का हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। लेजर से ही दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, मोटार को मार गिराता है। 100 मीटर से 7 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को मारकर गिरा सकता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक भी है। आयरन बीम अचूक मार करने में माहिर है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह यह लेजर स्ट्राइक करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह लगातार मिसाइल, मोटार और ड्रोन्स को मार गिरा सकता है, वो भी बहुत तेजी से और बहुत ही कम समय में। यहां यह जानना जरूरी है कि हमास ने भी इजराइल पर 7 अक्टूबर को लगातार रॉकेट अटैक किए थे। एक और खूबी, आयरन बीम अनलिमिटेड मैगजीन का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब जैसे गन में मैगजीन खाली होने के बाद गोलियां फिर से लोड की जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। आयरन बीम को अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। अलग अलग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर भी आयरन बीम ऑपरेट होता है। इस विनाशक खूबियों के साथ यह किफायती भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक लेजर निकलकर दुश्मन पर हमला करती है, तब उसकी लागत सिर्फ 292 रुपए प्रति बीम होती है, जबकि पूरे सिस्टम के निर्माण से लेकर उसे एक्टिवेट करने का जो खर्च है वो $2000 यानी भारतीय रुपए में 1,66,000 रुपए है। जबकि आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइल का खर्च करीब 8 लाख रुपए बैठता है। आयरन बीम सिस्टम से कई अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल करके लेजर बीम को पैदा किया जाता है। इसकी मारक क्षमता को इन तत्वों को कम ज्यादा करके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस आयरन बीम सिस्टम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया है। किसी भी सेना के लिए सबसे जरूरी होते हैं उसके आर्म्स एंड एम्यूनेशन, और इजराइल के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनी इस जंग के अंदर ज़रूरी है आयरन डोम के एम्यूनेशन और आयरन डोम। लेकिन अब उसके एम्यूनेशन की कमी के चलते अब इजरायली सेना आयरन बीम को जल्द ही अपने साथ इस वॉर फ्रंट पर लेकर जाने वाली है। दरअसल इसके टेस्ट 2022 से ही शुरू हो गए थे और पहले ये उम्मीद थी कि 2025 तक इसको बॉर्डर एरियाज में तैनात किया जाएगा। लेकिन अब लगातार वॉर फ्रंट में आने के बाद और जिस तरीके से एम्यूनेशन की कमी हो रही है, उसके बाद आयरन बीम को इसी वक्त लागू या फिर इसको बॉर्डर एरियाज में भेज दिया गया है। माना यह जा रहा है कि अब इजराइल ने अमेरिका से इस सभी एम्यूनेशन, आयरन डोम के एम्यूनेशन लिए थे, लेकिन अब उसकी कमी के चलते, क्योंकि हमास की तरफ से जो अटैक आ रहे हैं और उन अटैक को निष्क्रिय करने के लिए लगातार इन एम्यूनेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और इसी वजह से अब आयरन बीम का इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि आयरन डोम एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसने इजराइल की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन आयरन बीम के आ जाने के बाद ये ताकत और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, यानी हमास के उन सारे हमलों को आयरन बीम निष्क्रिय कर देगा और जिसकी रेंज करीबन बहुत ज़्यादा है, यानी पहले आयरन डोम से बहुत ज़्यादा है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स को एक नोजल के माध्यम से फायर करते हैं
इसमें बड़ी एनर्जी होती है और ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है और इसके सामने कोई भी हवाई जहाज आता है या कोई रॉकेट आता है या कोई मिसाइल आती है या कोई आर्टिलरी शहर आती है उसको आसानी से बर्बाद कर सकती है। पिछले 10 दिनों में इजराइल और हमास के युद्ध की आग और ज्यादा भड़कती चली गई। ना इजराइल की तरफ से हमले रुक रहे हैं, ना हमास की ओर से आक्रमण में कमी आई है। इजराइल के हमले की बात करें तो 24 घंटे में गाजा पर नॉन स्टॉप हवाई हमले हुए, जिसमें हमास के 250 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पिछली रात गाजा पर इजराइल की सेना ने 8 घंटों तक बमबारी की। आपको बता दें कि अब तक इजराइल के हमले में 10 दिन में गाजा में 4000 लोगों की जान जा चुकी है। अगर औसत निकालें तो हर दिन 400 लोगों की मौत हुई है। सोचिए ये युद्ध किस मोड़ पर पहुंच चुका है, और ये आंकड़े सिर्फ गाजा के हैं। इजराइल के भी 1300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सोचने वाली बात तो यह है कि इतने हमलों और इतनी मौत के बाद भी ये नहीं दिख रहा कि युद्ध कब खत्म होगा। हवाई हमलों से गाजा पट्टी को बारूदी भट्टी बनाने वाला इजराइल किसी भी वक्त बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। गाजा बॉर्डर की तरफ इजराइल का सैन्य काफिला बढ़ता जा रहा है। वॉर जोन में गाजा के लिए रूट 232 पर आर्मर्ड वाहनों का बड़ा काफिला देखा भी गया है। इजराइल की चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि वो एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। गाजा पट्टी की तरफ से हमास के लड़ाके हैं, लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह अब खुलकर सामने आ चुका है, और सीरिया भी इस जंग में कूद पड़ा है। इजराइल तीनों फ्रंटों पर दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। वहीं हमास भी इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट दाग रहा है। आज तेल अवीव पर हमास ने दर्जनों रॉकेट से आक्रमण किया। לא יהיה מצב שיהרגו אזרחים, ילדים ונשים ישראלים, יחטפו אותם ואנחנו נשב בשקט. אנחנו נגיע לכל תשתיות הטרור. حسبي الله ونعم الوكيل. ليش مهددين على اسرائيل؟ يا حرام، يا ولد عليا يا عمامي، يا ولد عليا. دمار القصف العشوائي هذا بدمروا في الناس العزل الابرياء. מתקיים מאמץ בעדיפות עליונה לאומית בסוגיית החטופים, ואנחנו ממוקדים במאמץ הזה. यहाँ से लगातार जो आर्टिलरी फायर किए जाते हैं, फिर वो चाहे तोप से हो, टैंक से हो, लगातार फायर किए जाते हैं। और सामने में जो आप देख रहे हैं बसावट, वो गाजा पट्टी का है, और गाजा पट्टी पर यहाँ से अटैक किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ गाजा की तरफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त बेहद करीब से गाजा पट्टी के बॉर्डर पर जो तैनात टैंक डिवीज़न है उसकी पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, किस तरह से इन्होंने अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को, टैंक को और आर्टिलरी के तमाम दूसरे व्हीकल्स को यहाँ पर तैनात कर रखा है। जो इनिशियल जो आगे के जो गांव थे या फिर जहां पर अटैक हुआ, जिन इलाकों से स्पेशल फोर्सेस मूव कर रही है, उनको अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है स्पेशल फोर्सेस के लिए। उन सारी जगहों को जहां पर अटैक किए गए थे, अब उन गांवों को, उन लोकेशंस को उनको अपने हाथों में IDF ने ले लिया है। इजराइल के हमले में हमास के नुकसान की अब तक जो कहानी आपने सुनी, उसमें मौत के आंकड़े ज्यादा जरूर हैं, लेकिन हमास के लिए इससे बड़ा झटका है एक के बाद उसके कमांडर्स का खात्मा। अब तक हमास के 6 बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। आपको सबका परिचय भी करवा देते हैं। एक नाम है अली कादी, ये नुकबा फोर्स का जो अहम कमांडर था। 7 अक्टूबर को हमले का नेतृत्व भी इसी ने किया था। दूसरा है जकारिया अबू मुअम्मर, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का ये प्रमुख था। इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति इसी ने बनाई थी। तीसरा नाम है बिलाल अल कद्र, ये दक्षिणी नुकबा फोर्स का कमांडर था। किबुत्स में नरसंहार का ये जिम्मेदार था। एक नाम है मतेज ईद, हमास की नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर था। इसके पास गाजा से ऑपरेशन की
जिम्मेदारी थी। एक नाम है अबू शामला, हमास का आर्थिक मामलों का मंत्री था, हमास के लिए फंड जुटाने का यह काम करता था। और एक और नाम मेराद अबू मेराद, हमास का ये एयर चीफ था, इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए ये जिम्मेदार था। इसके अलावा हमीद सिनवार भी एक नाम है जिसे इजराइल की सेना ने मार गिराया। ये हमास का कमांडर याह्या सिनवार का भाई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे दोनों सहयोगी मनीष झा जो इस वक्त राफा क्रॉसिंग पर हैं और सुमित चौधरी जो कि गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। सुमित, गाजा की स्थिति हम रोज बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब थोड़ा वक्त रह गया है, बस कुछ पलों में सीधे बड़ा हमला हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी पिछले 48 घंटे से आप देख रहे हैं, ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। बिल्कुल 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 राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसकी पुष्टि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कह दी है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और हर 24 घंटे के अंदर स्ट्रैटेजीज बदल रही है। पहले ये कहा गया था कि लगातार आरटी अटैक्स होंगे, लगातार एयर स्ट्राइक्स होंगे और उसके बाद स्पेशल फोर्सेज अंदर घुस जाएंगी। लेकिन पिछले 48 घंटे से हम ये भी देख रहे हैं कि भले ही आरटी अटैक्स कम किए गए हो, स्पेशल फोर्सेज अंदर घुस गई हो, लेकिन गाजा सिटी के अंदर नहीं घुसी हैं, क्योंकि अभी ये सोचा जा रहा है कि आखिरकार जब फोर्सेज घुसेंगी तो उनके पीछे का बैकअप कैसा होगा, कितना बैकअप उनको चाहिए होगा। और अभी भी मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले कि कमांडर्स की एक मीटिंग हुई टॉप ऑफिशियल्स की आईडीएफ की, जिसमें यह तय किया गया कि जब ग्राउंड फोर्सेस अंदर होंगी तो उनके बैकअप के लिए ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई और देश लगातार उनको एक सिक्योर एक वो भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, ताकि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अगर उनकी तरफ आती हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो भले ही गाजा के अंदर हो लेकिन कई और जगह उनके जो समर्थक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं और हिजबुल्लाह लगातार इसको लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो कहीं हिजबुल्लाह भी उस तरफ अटैक ना कर दे। तो ये जरूर इंश्योर किया जा रहा है कि जब फोर्सेस आगे मूव करेंगी तो इनको एक ऐसा पैसेज दिया जाए जो कहीं ना कहीं से एयर डिफेंस के मामले में पूरी तरीके से सिक्योर हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाई भी दे रहा है सुमित। लेकिन मनीष, एक बड़ा सवाल ये कि एक तरफ फोर्स मूव कर रही है और दूसरी तरफ बाइडेन भी मूव करने वाले हैं, इसराइल की तरफ आ रहे हैं। और एक और बड़ा मूवमेंट इस वक्त होने वाला है, वो ये कि पुतिन पहुंच रहे हैं चीन। इन दो नेताओं का इन दो देशों में मूवमेंट इस युद्ध में कहीं आपको लग रहा है आग में घी डालने का काम करेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस वक्त राफा क्रॉसिंग में हूं और कई सारे डेवलपमेंट एक साथ हो रहे हैं। बाइडेन इजराइल आ रहे हैं ये जब बताने के लिए कि अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है। पुतिन चीन जा रहे हैं क्योंकि रूस और चीन का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक अहम योगदान है। और इन सब के बीच में जो एक मास्टरमाइंड है उसका नाम है ईरान। और ईरान के विदेश मंत्री ने अभी कहा है कि हमास उन 200 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है अगर इजराइल अपना हवाई हमला छोड़े। और वहीं हमास की तरफ से यह कहा गया है कि हमें 200 बंधकों के बदले हजारों लोग जो फिलिस्तीन के इजराइल के जेल में हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए एकदम पूरा मिक्स सा होता जा रहा है। और फिर ईरान के ही विदेश मंत्री के शब्दों में पॉलिटिकल सॉल्यूशन अब बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ऐसे में कई फ्रंट से वॉर शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि पुतिन के विजिट और बाइडेन के विजिट के बीच में ईरान के विदेश मंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब यह युद्ध बड़े स्केल पर होने वाला है, इसे कोई नहीं रोकने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जमीन से शायद वो युद्ध लड़ा जाने वाला है जिसमें सीधे सीधे तीनों सुपर पावर, अगर मैं कहूँ अमेरिका, रूस, चीन, वो भी इन्वॉल्व होगा। बस कंधे पर बंदूक इजराइल के या हमास के या दूसरे और मिडिल ईस्ट के देशों के होंगे। जी मनीष, आप जिस जगह खड़े हैं वो राफा है और बताया जा रहा है कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर युद्ध बहुत भीषण स्थिति में हो सकता है। बहुत खराब हालात यहां पर बने हुए हैं, थोड़ा आप बता पाएंगे यहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा थोड़ा सा लोकेशन भी दिखाए। देखिए सबसे पहले तो आप बॉर्डर ही देखिए, बोर्ड का पर ही लिखा हुआ है राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग के पास ही यहाँ पर इस वक्त में सैकड़ों टैंक और हजारों के करीब में सोल्जर्स तैनात है। राफा क्रॉसिंग वो जगह है जहाँ से गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच का जो निकलने का पॉइंट है। चूँकि अभी फिलहाल ये पूरी दुनिया के अटेंशन में इसलिए है क्योंकि 600 के करीब अमेरिकन सिटीजन अभी गाजा पट्टी में हैं और उनको निकालने के लिए अमेरिका बार बार इजराइल को ये कह रहा है कि अभी थोड़ा सा आप एयर स्ट्राइक कम करो ताकि अपने सिटीजन को वो निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में ट्रक जो है वो गाजा पट्टी में राहत सामग्री लेकर जाने वाला ये वो जगह है राफा क्रॉसिंग। आपने बिल्कुल सही कहा, राफा क्रॉसिंग वो जगह है जिस जगह पर जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड भी आएंगे, अमेरिकन को भी निकाले जाएंगे और इजराइल की तरफ से हमले किए जाने की भी बात आ जा रही है। इस पॉइंट पर फिलहाल अभी दुनिया की नजरें हैं क्योंकि अगर गाजा पट्टी से विदेशियों को निकाला जाता है, अगर वहाँ से
अगर रफा क्रॉसिंग से इजिप्ट जाने का रास्ता खुलता है तो आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाक्रम होंगे, ये सब कुछ तय करेगा ये रफा क्रॉसिंग, जहां इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। और मेरे आसपास के जो लोकेशन है राहुल जी, मैंने वहां पर देखे हैं, बहुत सारे जो टैंक और दूसरे मिलिट्री वेपन्स यहाँ पर खड़े हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और सुमित, ये पूरी जानकारी देने के लिए। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, अपना ध्यान रखिए, बहुत सेफ होकर के रिपोर्टिंग कीजिए। अब सवाल है, आखिर इजराइल क्यों हमास को मिटाने पर तुला हुआ है? क्यों इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है? इजराइल के इस आक्रामक अंदाज और विनाशक रूप की वजह को कुछ वीडियो से समझ सकते हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले का वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके इजराइल में खूनी खेल खेल रहे हैं। इस पर हमने 4 वीडियो कुंजी तैयार की हैं, उन्हें बारी बारी से आपको दिखाते हैं। हर वीडियो में आपको हमास की क्रूरता दिखाई देगी। यह हमास के हमले के वक्त का वीडियो है। खाली रेगिस्तान है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसा लगता है दहशत में लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। इसी दौरान भागते लोगों के बीच अचानक ब्लास्ट होता है। यह धमाका दिल दहलाने वाला है। इस वीडियो में आपने देखा कैसे लोग बचने के लिए बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं और उनके बीच में ही जबरदस्त तरीके से विस्फोट होता है। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल की सेना की ओर से जो जारी किया गया दूसरा हिस्सा है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हैं हमास के लड़ाके सरेआम रॉकेट लेकर घूम रहे हैं, रॉकेट दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि रॉकेट जहां पर गिरेगा वहां आम नागरिक हैं, बस सरेआम रॉकेट दाग रहे हैं, घरों में फायरिंग कर रहे हैं। هذه عليا انزل 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 هات اغراض هات اغراض دروع। और अब आपको तीसरी वीडियो कुंजी दिखा देते हैं। हमास के लड़ाके रिहायशी इलाके में घर पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान कई घरों को निशाना बनाया गया। دخل جوا ارجع تمام ايه दखल जूब। तो ये सारे वीडियो 7 अक्टूबर के हैं। ये लड़ाके ना घर देख रहे हैं, ना बच्चे देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं, बस सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज भी सुनाई देगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हैं युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि ये खुद एक समस्या होती है। इजराइल हमास युद्ध में कहीं ना कहीं ये साबित भी हो रहा है। अब आपको इजराइल के हमलों से गाजा में मची तबाही की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां हो सकता है इजराइल ने ज्यादातर हमास के ठिकानों को तबाह किया हो, लेकिन उत्तरी गाजा में रिहायशी इलाकों में भी भारी तबाही देखने को मिली है। हमले में बच्चे भी जख्मी हुए हैं, कई आम इमारतें भी बर्बाद हो गई। और अब बात हमास की उस बारूदी भूल भुलैया की जिसने इजराइल की आर्मी को अब तक गाजा में बड़े स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से रोक रखा है। आज हम आपको हमास के कब्जे वाले ऐसे सीक्रेट शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो उसकी रहस्यमयी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। यह है हमास की सुरंगें, जिनकी वजह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा में घुसकर हमास को मारने से बच रही हैं।
इसलिए आज हम आपको सुरंगों वाला गाजा भी दिखा देते हैं। और ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये जो आप लगातार देख रहे हैं कि इजराइल कह तो रहा है बार बार कि वो बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है, बस किसी भी पल उसे इंतजार है उसके सैनिकों को कि ऑर्डर मिले और वो तुरंत हमास पर हमला कर दे। लेकिन एक वजह है जिस वजह की कारण जो इजराइल के सैनिक हैं वो अंदर एंटर नहीं हो पा रहे, और उसके अंदर एंटर ना होने की एक बड़ी वजह सुरंगें हैं जो कि गाजा में बनी हुई हैं। दरअसल गाजा 41 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितना गाजा जमीन के ऊपर है उतना ही गाजा जमीन के नीचे भी है। यानी गाजा में आपको जमीन के ऊपर घर, अस्पताल, स्कूल और आम लोग नजर आएंगे, लेकिन उसी गाजा में जमीन के नीचे लंबी लंबी सुरंगें हैं जिनमें हथियार रखे हुए हैं, गोला बारूद भरा हुआ है, और यही सुरंगें हमास का सबसे खुफिया और महफूज अड्डा है। गाजा में हमास की सुरंगों से भरी एक पूरी दुनिया है। हमास की सुरंगों का यह अंडरग्राउंड नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गाजा में हमास ने जमीन से करीब 30 मीटर नीचे लंबी लंबी सुरंगें तैयार कर रखी हैं। इनमें से कुछ की लंबाई तो 100 किलोमीटर तक की है। इन सुरंगों के एक्सेस पॉइंट पूरे गाजा में फैले हुए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह कि इनमें से कई सुरंगों के प्रवेश द्वार गाजा में बनाए गए अस्पतालों, स्कूलों, घरों और मस्जिदों में बनाए गए हैं। हमास ने बहुत सोच समझकर ऐसी जगह चुनी है ताकि दुश्मन आसानी से इन जगहों पर हमला ना कर पाए। इसलिए गाजा में सुरंगों का एक ऐसा जाल फैला है जिन्हें इजराइल के लिए पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि इजराइल ने अभी तक बड़े स्तर पर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। अब आप यह भी समझिए कि हमास ने गाजा में जिन सुरंगों का जाल बिछाया है वो अंदर से कैसी है और क्यों इसे हमास का सबसे बड़ा हथियार बताया जाता है। जो सुरंगें हमास ने बनाई हैं उनमें बिजली, पानी और रोशनी के सारे इंतजाम हैं। खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है जिससे लंबे समय तक सुरंग से बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े। गहराई में होने के बावजूद इन सुरंगों को ऐसे तैयार किया गया है कि कोई भी शख्स इसमें आसानी से खड़े होकर घूम सकता है। यानी आमतौर पर सुरंगों में झुककर या रेंगते हुए जाने की जरूरत होती है, लेकिन हमास की इन सुरंगों में कोई भी आसानी से खड़े खड़े जा सकता है। इन्हीं सुरंगों में हमास ने अपने हथियार और गोला बारूद भी बड़ी मात्रा में छिपाकर रखे हैं, और इनमें से कई सुरंगें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हमास घुसपैठ के लिए भी करता है। यानी उनका एंट्री पॉइंट तो गाजा में है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इजराइल में है। पहले ऐसी कई सुरंगें इजराइल तबाह कर भी चुका है। इन्हीं सुरंगों में हमास ने अपने कमांड सेंटर भी बना रखे हैं जिनसे बैठे बैठे तबाही और मौत के तांडव वाले खूंखार ऑर्डर पास किए जाते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है इजराइल की सेना के लिए वो ये सुरंगें ही हैं, और ये बात इजराइल की सेना अपने इतिहास की वजह से और बखूबी जानती है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों में फंसकर एक बार इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और यही वजह बार बार हम बता रहे हैं आपको कि इजराइल की सेना को सीधे अटैक करने से या हमास को सीधे मारने के लिए गाजा में घुसने से रोक रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हमास की सुरंगें इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हैं, क्योंकि इन सुरंगों ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल के हाथ बांध दिए हैं। दरअसल हमास की सुरंगों को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस का नेटवर्क कमजोर माना जाता है। इजराइल की एजेंसियों और आर्मी को हमास की इन सुरंगों की अभी पूरी और सटीक जानकारी नहीं है। सोचिए, उनके पास मोसाद जैसी एजेंसी है, फिर भी नहीं है। इस बात का खतरा है कि अगर इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में दाखिल होती है तो हमास इन सुरंगों में ब्लास्ट करके इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमास के लोग सुरंगों में छिपकर इजराइल की फोर्स पर आसानी से हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि हमास की कई सुरंगों के एक्सेस पॉइंट अस्पताल, घरों, स्कूलों और मस्जिदों में है। इसलिए आईडीएफ को सैन्य ऑपरेशन करने में दिक्कत आ सकती है। और अब सत्ता में बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिनके दो प्लान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। पहला प्लान हम साथ साथ हैं और दूसरा प्लान हम आपके हैं कौन। हमारे बहुत से न्यूज मित्र ये सोचेंगे आखिर इन फिल्मों के नाम के साथ जो बाइडेन का क्या कनेक्शन है। तो जरा इस खबर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पिछले 2-3 वर्षों में दुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी जंग देखी है। अफगानिस्तान से यूक्रेन तक तबाही देखी है, अब इजराइल का इंतकाम देख रहा है। लेकिन जंग कोई भी हो, शायद अमेरिका और उनके राष्ट्रपति का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, और यह फॉर्मूला है पहले साथ खड़े होकर किसी को उकसाओ और फिर धीमे से पीछे हट जाओ।
दरअसल इन कयासों की वजह जो बाइडेन का सबसे नया बयान जो उन्होंने इजराइल और गाजा के संबंध में दिया है। इसलिए सवाल है, क्या बाइडेन ने जो अफगानिस्तान के साथ किया, जो जेलेंस्की के साथ किया, क्या वही अब नेतन्याहू के साथ कर रहे हैं? जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर करीब 20 साल तक सैन्य शासन किया, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया तो कैसे अमेरिका ने उसके सामने सरेंडर कर दिया और थाली में सजाकर अफगानिस्तान तालिबान को सौंप दिया। इसी तरह जब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा था और पुतिन उसे धमका रहे थे, तब बाइडेन ने जेलेंस्की को पुतिन से भिड़ने के लिए उकसाया। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो बाइडेन ने उसे हथियार तो भेजे, लेकिन युद्ध में साथ उतरने से साफ इनकार कर दिया। और अब कुछ ऐसा ही यूटर्न बाइडेन इजराइल के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को भर भर कर हथियार भेजे, इजराइल को हर परिस्थिति में साथ रहने का भरोसा दिया, लेकिन अब बाइडेन ने कहा कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। सवाल यह है, क्या बाइडेन सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं? क्या जो अमेरिका अफगानिस्तान और यूक्रेन की तरह इजराइल पर भी अपने स्टैंड से पलट गया? उनका थोड़ा बयान भी आपको सुनवा देते हैं। It would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. The loss of innocent life is heartbreaking. Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. वैसे आपको बता दें कि इस बयान के बाद जो बाइडेन का एक और कार्यक्रम सामने आ गया है। अब वो इजराइल परसों पहुंच रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सत्ता में बात उस क्रिकेट टीम की जो अपने देश नहीं जा सकती, अपनी धरती पर नहीं खेल सकती, अपने देश के दर्शकों के सामने मैदान में नहीं उतर सकती, लेकिन उस टीम ने कल विश्व विजेता इंग्लैंड को हैरान परेशान कर दिया। पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप के चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने बुरी तरह हरा दिया। गाजा में छिड़ी जंग के बीच ये खबर काफी प्रेरणा देने वाली है, इसलिए युद्ध की खबरों के बीच सत्ता में इसे देखना और अपनी वैचारिक मेमोरी में सेव करना जरूरी है। हमने आज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर एक छोटी लेकिन आत्मबल बढ़ाने वाली कुंजी तैयार की है, जिसे आप देखेंगे तो प्रसन्न भी होंगे और हैरान भी होंगे। कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मैच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इसे सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 284 रन बनाए। इसके जवाब में जोस बटलर की इंग्लिश टीम 215 रन पर ही ढेर हो गई। क्रिकेट के नजरिए से एक बड़ी खबर है, लेकिन हम जिस नजरिए से इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं उसका फोकस अफगानिस्तान टीम की लड़ने की क्षमता और बिना सुविधाओं के आगे बढ़ने की ललक पर है। अफगानिस्तान के हालात पूरी तरह दुनिया को पता है। वहां तालिबान का कब्जा है, राजनीतिक अस्थिरता है, वहां क्रिकेट के बल्ले नहीं बंदूक चलते हैं। अशरफ गनी की सत्ता जाने के बाद वहां क्रिकेट ही नहीं बहुत कुछ खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी अपने देश में नहीं रहते हैं। यूएई ने उन्हें शरण दी हुई है। शारजाह उनका होम ग्राउंड है, वहीं रहकर वो अभ्यास करते हैं। शारजाह से पहले दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा उनका होम ग्राउंड था। वो ग्रेटर नोएडा में रहकर अभ्यास करते थे। बीसीसीआई उनके खिलाड़ियों को खेल की सुविधा मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के पास उसका कोई पूर्व खिलाड़ी नहीं है जो उसे अच्छी कोचिंग दे पाए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जोनाथन ट्रॉट अफगानिस्तान के कोच हैं। जोनाथन इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए लंबे समय तक खेल चुके हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अजय जडेजा अफगानिस्तान टीम के मेंटोर बने हैं। अफगानिस्तान में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। हामिद करजई और अशरफ गनी के दौर में वहां के खिलाड़ी अपने देश तो जा सकते थे, लेकिन वहां मैदान नहीं होने के कारण उनका अभ्यास रुक जाता था। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्रिकेट ग्राउंड उनके लिए रिजर्व कर दिया था। वो यहीं रहते थे, यहीं अभ्यास करते थे। यह वीडियो उसी दौर का है, यानी अफगानिस्तान से करीब 1100 किलोमीटर दूर दर बदर होकर ये खिलाड़ी अपना पसीना बहा रहे थे। यानी तिनके तिनके को जोड़कर किस तरह अफगानिस्तान की ये टीम बनी और उसने विश्व विजेता टीम को हरा दिया। आप इस टीम के सकारात्मक रवैये को देखिए। कल इंग्लैंड को हराने के बाद टीम ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे इनका अहंकार दिखे। कल की जीत के बाद अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने कहा कि भूकंप की चपेट में आए अफगानिस्तान के लोगों के लिए यह जीत कुछ राहत लेकर आएगी। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में आए भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए थे। सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से
हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।